नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे इस एपिसोड में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत मशहूर अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी जुड़े हैं। प्रशांत भूषण जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। आपका परिचय देने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में माहिर हैं। और मैं देख रहा था कि हम उम्र है वैसे तो, मगर आप सेंट स्टीफन में पढ़े, आईआईटी मद्रास से के प्रोडक्ट हैं आप, और आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से भी डिग्री हासिल करके आए। और आपका वैसे परिचय देने में पिताजी का नाम भी तो लेना ही चाहिए, शांति भूषण जी। वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे और इस देश के 1977 से 79 के दौरान मुरारजी देसाई की सरकार में आप, यानी आपके पिताजी, वो कानून मंत्री थे। और इमरजेंसी के खिलाफ जब हम लोग लड़ रहे थे और मुरारजी देसाई की सरकार आई और गई, उसके बाद में क्या क्या हुआ, आज के दौर में प्रशांत भूषण जी का एक एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसका टाइटल वैसे तो बॉफोर्स द सेलिंग ऑफ नेशन है। आजकल देश को बेचने की जिस प्रकार से मुहिम चली है, उसमें ये टाइटल बराबर बैठता है। मगर देश को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है, जैसे कि हम उनके उपनिवेश है। इस प्रकार से हमारे साथ अभी अभी सब कुछ हो रहा है। प्रशांत भूषण जी आज जो बात करने वाले हैं, वैसे मैंने आपसे अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस, रीजनल बेंचेस, वो शुरू हो रही है। उसके बारे में तो आप अपनी राय प्रकट करेंगे, मगर उसके उपरांत भी राफेल के सौदे में अभी अभी कुछ नए सौदे भी हो रहे हैं। उसके बारे में आप न बोले तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों पर कुछ अन्याय होगा, क्योंकि आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और ऐसे समय में आप ही एक हैं जो कि कैसे कि कोई भी संकट आए, आप बोलते रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और कुरीतियों के खिलाफ। मेरे ख्याल से इवन जुडिशरी के बारे में भी आपको जब जब कुछ बोलना होता है तो आप बोलते रहे हैं। इसलिए हम आपको सलाम करते हैं और आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो थैंक यू। प्रशांत आपके जी, इंट्रोडक्शन में एक चीज थोड़ी सी फैक्चुअली गलत थी। मैं जी, सेंट स्टीफेंस में नहीं पढ़ा हूँ। ओ, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। जी, और आईआईटी में भी मैं बस एक सेमेस्टर ही था। ओह, आईआईटी मद्रास में मेरी डिग्री नहीं है वहां से। डिग्री मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से है। वाह, क्षमा इतना करें इतना मेरी संशोधन। मेरी गलती हुई, क्योंकि फैक्ट चेक तो होना ही चाहिए। आपने अच्छा किया कि मुझे सुधार लिया। मगर सर, आज का विषय जो हमने तय किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस, रीजनल बेंचेस, उससे फायदा होगा, नुकसान होगा। और दूसरा ये भी कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जजेस को रिप्रेजेंटेशन, ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ये। और मेरे ख्याल से सरकार को कंसल्ट करके जजेस की नियुक्ति होगी, ये भी बताया गया है। यानी कॉलेजियम की कोई सिस्टम बदल रही है कि क्या? आपके विचार हम और हमारे दर्शक जो कि दुनिया भर में हैं, वो जानने के लिए उत्सुक हैं। प्रशांत। देखिए, रीजनल बेंचेस की चर्चा बहुत सालों से चल रही है। अभी तो एक कोई शायद प्राइवेट मेंबर्स बिल किसी ने लाया है पार्लियामेंट में इसके बारे में। हो सकता है कि इस समय की मौजूदा सरकार इसके फेवर में हो, और ये भी हो सकता है कि इस समय के मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी कुछ जजेस, हो सकता है चीफ जस्टिस भी इसके हक में हो सकता है। लेकिन देखिए, इसमें 2 कंसिडरेशंस थे। एक कंसिडरेशन तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए लोगों को दूर दूर ना चलना पड़े,
अब तो वो बात खत्म हो गई है, क्योंकि आप सारी ई फाइलिंग कर सकते हैं, आप वैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात, अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। तो वो जो एक चिंता थी जिसकी वजह से रीजनल बेंचेस की बात होती थी कि भाई लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए, वो बात तो अब इसकी वजह से करीब करीब खत्म हो गई। दूसरा जो इसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन था, जो मेरे पिताजी भी कहते थे कि इस तरह से रीजनल बेंचेस में सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने से सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो जाएगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट को मुश्किल समय में, जैसे आजकल का मुश्किल समय है, इमरजेंसी का भी मुश्किल समय था, जब एक ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग फांसीवादी सरकार सामने खड़ी होती है और वो अपने मनमानी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को भी, रूल ऑफ लॉ को भी कुचलती है, तो सुप्रीम कोर्ट का खड़ा होना सरकार के सामने बहुत ज़रूरी है। और खड़े होने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक ही जगह होते हैं, पूरे 35 जजेस एक ही जगह हैं, तो उनको एक दूसरे से थोड़ी ताकत मिलती है। अगर अलग अलग जगह बिखर जाते हैं तो वो कमज़ोर फील करने लगते हैं ऐसी फांसीवादी सरकार से निपटने के लिए या उसके सामने खड़े होने के लिए। तो इसलिए मेरी राय ये है कि इस समय इसका कोई औचित्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस बनाने का। मेरी राय में इसका, इससे नुकसान होगा, फायदा बहुत कम होगा। दूसरा जो मसला है वो सीधा सीधा राफेल के बारे में, क्योंकि राफेल जिस प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया था, उसके बाद में मेरे ख्याल से 3 गुना या 4 गुना दाम से हमारे महामहिम विश्व गुरु ने राफेल खरीदे। हालांकि राफेल सोर्स कोड तो कभी देता नहीं है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना नहीं है, और होता भी तो उनके मित्र उद्योगपति जो कि अभी एप्सिन फाइल में फंसे हुए हैं और उनको बचाने की ताक में हैं, ये उनके मिनिस्टर भी फंसे हुए हैं। तो ये शरणागति अमेरिका के सामने है। राफेल के सौदों के बारे में भी तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, मगर वो तो बंद कवर में बंद ही रहा। तो अब उसकी स्थिति, तब की स्थिति और आज की स्थिति, आज नए नए राफेल खरीदने की बात भी आ रही है। आज ही आपने मेरे ख्याल से वो एक आर्टिकल भी शेयर किया है। हाँ, नहीं, वो तो खैर मेरा पिंड ट्वीट है, वो पुराना, कुछ दिन पुराना आर्टिकल है जी। देखिए, 2014 में जब मोदी सरकार आई, उस समय जो पुरानी यूपीए के सरकार के दौरान एक राफेल के सौदे की डील चल रही थी, करीब करीब तकरीबन खत्म हो गई थी, मतलब तय हो गया था जी। कि 126 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे, जिसमें से आधे तो रेडी टू फ्लाई आएंगे और आधे यहाँ बनाए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री में। और उनका कॉस्ट उस समय होना था करीब 600 करोड़ पर एयरक्राफ्ट, यानी कि टोटल डील थी शायद 70,000 करोड़ की 126 एयरक्राफ्ट के लिए, यानी कि 600 करोड़ से भी कम होना था, 500 कुछ करोड़ पर एयरक्राफ्ट। और जाहिर है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि अगर यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बनने हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो होएगी। मोदी जी ने एक 2016 में बस अपने फ्रांस के दौरे में अचानक एक अनाउंसमेंट कर दिया, बगैर कोई प्रोसेस फॉलो हुए, कि अब हम 36 हवाई जहाज खरीदेंगे, रेडी टू फ्लाई कंडीशन में खरीदेंगे और 1650 करोड़ पर एयरक्राफ्ट पे खरीदेंगे के रेट पे खरीदेंगे, और यानी कि 60,000 करोड़ के ये 36 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, और इसमें आधा
पैसा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि उसके पार्ट्स बनाने के लिए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हिंदुस्तान की कंपनियों को दिए जाएंगे, प्राइवेट और कंपनीज को। हाँ प्राइवेट कंपनीज को। हाँ, प्राइवेट कंपनीज को। और उसी समय 2 दिन पहले, इस सौदे के 2 दिन पहले, मोदी जी के अनाउंसमेंट के 2 दिन पहले, अनिल अंबानी ने एक नई कंपनी राफेल डिफेंस या रिलायंस डिफेंस इनकॉर्पोरेट करी, और उसके पार्टनर ये डैसॉल्ट भी हो गए। और अनिल अंबानी ने अनाउंस किया कि हमको सारे के सारे 50%, 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। बाकायदा पब्लिक अनाउंसमेंट किया। अब अनिल अंबानी को तो पहली बात तो वो एक फेल्ड बिजनेसमैन था, ऑलरेडी उसकी कंपनियां सब बैंकरप्ट थी, उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनकी कभी कोई कंपनी इसमें नहीं रही थी। अब एक नई कंपनी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स दे देंगे, और उसके बाद फिर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे हॉलैंड, उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली बोला कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी गई थी, ये तो मोदी जी ने बोला कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे अनिल अंबानी को देने हैं, तो इसलिए हमको अग्री करना पड़ा कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स अनिल अंबानी को दिए जाएंगे। तो और इसमें कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं फॉलो किया गया, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है, बड़ा एलैबोरेट प्रोसीजर होता है। और वो जो यूपीए की डील थी 126 एयरक्राफ्ट की, वो बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर चुकी थी, करीब करीब तय हो गया था जी। तो इसलिए साफ जाहिर था कि ये भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर घूस दिलवाई जा रही है। देखिए बोफोर्स में क्या था, बोफोर्स में 64 करोड़, 4%, 1600 करोड़ की डील थी, 64 करोड़ के कमीशंस दिए गए थे कुछ प्राइवेट कंपनियों को या कुछ प्राइवेट लोगों को, जिसमें कोथरुची भी थे, हिंदुजा भी थे। यहाँ तो 30,000 करोड़ के एक तरह से कमीशन दिया जा रहा है। 30,000, आपने दाम 3 गुना कर दिया, आपने फिर बोल दिया आधे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे अनिल अंबानी को, यानी कि आप वर्चुअली 50% नहीं तो 25% कमीशन ले रहे हैं, यानी 15,000 करोड़ का आप अनिल अंबानी के जरिए कमीशन ले रहे हैं। ये इस तरह का सौदा था ये, यानी कि बोफोर्स तो इसके सामने बिल्कुल बच्चा बौना था। ये तो एक माउंटेनस करप्ट डील थी, माउंटेनसली करप्ट डील। अब ये कह रहे हैं, अच्छा उसके बाद फिर ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमारे कम से कम 3 राफेल एयरक्राफ्ट मार गिराए गए, पाकिस्तान ने मार गिराए चाइनीज एयरक्राफ्ट के द्वारा। उनके पास J-10 थे, उनके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने हमारे राफेल एयरक्राफ्ट को मार गिराया, 3 को। उनके कोई हम हवाई जहाज नहीं हवा में गिरा पाए, मार गिरा नहीं पाए। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये टेक्नोलॉजी चाइनीज टेक्नोलॉजी के मुकाबले कमजोर है, और हमको टेक्नोलॉजी भी नहीं दी जा रही। अब कहते हैं कि अब हम 114 हवाई जहाज की डील कर रहे हैं, और 3.25 लाख करोड़ की होगी, यानी कि एक एक हवाई जहाज 25,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। 27, बाप रे। 25,000 नहीं, सॉरी 25,000 नहीं, 2,500 करोड़, सॉरी 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ से ज्यादा का होगा, यानी कि 3,500 करोड़ का एक एक हवाई जहाज होगा, करीब करीब 3,000 करोड़ का एक एक हवाई जहाज होगा। और 3.25 लाख करोड़, और ये ऐसे समय जब भारत में सरकार के पास पैसा नहीं है, निरंतर बोरो कर रही है, हमारी जो नेशनल डेट है इतनी बढ़ गई है
और जी। उस समय आप ये ऐसी टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज 3.25 लाख करोड़ के खरीद रहे हैं, जो पाकिस्तान ने अभी दिखा दिया कि J-10 नहीं मार गिराए। अभी तो J-35 उनको मिला भी नहीं था पाकिस्तान को, जो उनका चाइना का लेटेस्ट हवाई जहाज है, वो अब मिल गया होगा। चाइना ने बोला था कि अब हम उनको दे देंगे। तो आप, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आप फिर से अब और कमीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे या क्या दिया जाएगा पता नहीं, या सीधे सीधे कमीशन लिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि फ्रांस में पहली राफेल डील की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक मैजिस्ट्रेट ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करी है। वो बार बार फ्रांस की सरकार से और हिंदुस्तान की सरकार से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मांग रही है वो वहां पर लेडी, फ्रांस में। फ्रांस में। और हाँ। ये लोग इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं। और हाल में इनके वहां पर रेड करी गई, वो मैजिस्ट्रेट की पुलिस ने रेड करी डेसॉल्ट के ऑफिस में, और काफी सारे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, जिसमें अनिल अंबानी से कनेक्टेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि अब फ्रांस की सरकार हमारी सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, जिस तरह से ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। अगर उनके पास इसका प्रमाण है कि मोदी, और जो होगा जरूर, कि मोदी के कहने पर अंबानी के जरिए कमीशन खोरी की बात हो रही थी इस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, तो जाहिर है कि वो लोग भी मोदी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। और इसीलिए ये अब की बार मैक्रोन को यहाँ बुलाया गया था, और मैक्रोन जो है मीठी मीठी बातें कर रहा है मोदी से, क्योंकि उसको तो 3.25 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसमें से अगर 50-70 हजार करोड़ कमीशन भी दिए जा रहे हैं तो उसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये दबाव भी हो सकता है ब्लैकमेल का, और कमीशन और खाने का की ख्वाहिश भी हो सकती है मोदी की। जी। इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है कि ऐसे समय में फिर से 3.25 लाख करोड़ के हवाई जहाज खरीदने, और वो भी जो टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ फेल हो चुकी है, वो आप खरीद रहे हैं। और जबकि वो लोग सोर्स कोड भी नहीं दे रहे हैं, अभी भी नहीं दे रहे हैं। और जैसे एलन मस्क ने कहा, वो जो कबाड़ वहां से हम खरीदने की ताक में है, अमेरिका से, उनके जो हाँ, युद्ध जहाज है। नहीं बिल्कुल, अमेरिका अमेरिका के भी कबाड़ है, वो तो एलन मस्क ने बोल दिया कबाड़ है। लेकिन अमेरिका से तो ये बिल्कुल ही नतमस्तक हो गए हैं ना। ये सही तो बात। इंडो यूएस ट्रेड डील में जाहिर हो गया। ये तो ट्रंप ने जो फरमान जारी कर दिया कि भाई तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तो बोला जी हजूर नहीं खरीदेंगे। उन बोला ईरान से नहीं खरीदोगे, जी हजूर नहीं खरीदेंगे। उन बोला 4 बाहर के बाहर आ जाओ, उन्होंने बोला जी हजूर बाहर आ जाते हैं। उसने बोला उसने बोला कि अच्छा हम तुमको 30 दिन की मोहलत दे देते हैं, क्योंकि यहाँ युद्ध हो गया है, तो बहुत बहुत मेहरबानी हुजूर आपकी, आपने 30 दिन की उत्सव मोहलत मनाते दे हैं, दी। उत्सव मनाते हैं। मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई है। पूरे पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। जिस तरह से लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जफ्फी डाल लेते हैं, जिस तरह से हा हो करते रहते हैं, इसकी पूरी दुनिया में इनके ऊपर थू थू हो रही है। सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं इनके ऊपर हंसते होंगे। वो सही अपना सही तो बात। सब काम कराना ही चाहते हैं। उनको लगता है कि हिंदुस्तान बड़ा बाजार है, इससे जितना पैसा ऐंठना है ऐंठ लो। सही। लेकिन बाकी तो हंसते होंगे कि कैसा आदमी है जो यहाँ का प्रधानमंत्री है, हा करके हंसता रहता है बस, जोर से पकड़ के। जी, सही बात है। तो सर, ये राफेल का मसला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा?
अब देखिए, अभी पता नहीं क्या होता है, इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। मतलब फ्रांस में भी इन्वेस्टिगेटर्स ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए क्या पकड़ में आता है, किस तरह से ये करते हैं, क्या होता है। इसके जी। डिटेल्स तो अभी कोई बाहर नहीं आए हैं, बस यही आया है कि 114 हवाई जहाज खरीदने की बात हो रही है 3.25 लाख करोड़ में। हम्म। अ, और ये मसला भी थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि ये लोग तो राष्ट्रवाद के नाम पर मॉरल, अपने आर्म फोर्सेस का मॉरल डाउन कर रहे हैं। यदि सवाल करते हैं तो ये उनके पास तो ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए पूरी फौज है। हाँ हाँ, वो सब तो है ही है, वो सब तो है ही है। इनको ये लगता है कि कुछ भी कर लो, कितना भी भ्रष्टाचार कर लो, कितना भी रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन कर दो, कितनी भी दादागिरी कर लो, कितना भी अमेरिका के सामने झुक जाओ, कितना भी चीन के सामने झुक जाओ, लेकिन अगर कोई उसको उसके ऊपर आवाज उठाता है तो कहते हैं ये तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है। एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल हाँ, है। एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, यही सब कहते हैं। सर, एक और मसला मैं आपसे जानना चाहता था, उसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहता था कि पिछले दिनों एनसीईआरटी की किताब में करप्शन इन जुडिशियरी का एक छोटा सा चैप्टर था, और उस पर तो पूरे देश में हंगामा हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर मेरे ख्याल से और न जाने क्या क्या हो गया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है रोल ऑफ द जुडिशरी के ऊपर, जो 18 पेज का चैप्टर है। उसमें आखिरी के 2 पेज हैं चैलेंजेस बिफोर द जुडिशरी। उसमें एक चैलेंज उन्होंने लिखा है डिलेज एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस, दूसरा चैलेंज लिखा है करप्शन इन द जुडिशरी। अब हर एक जना जानता है कि ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, दोनों चैलेंजेस हैं जुडिशरी के सामने। अब इस पर दो राय हो सकती है। तो मेरी राय तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इसको क्लास 8 के स्टूडेंट्स को बताने में कोई हर्जा नहीं है। जुडिशरी का क्या रोल है उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है, क्या जुडिशरी ने किया, ये सब डिस्कस किया गया है उस चैप्टर में। और आखिर में चैलेंजेस बिफोर द जुडिशरी भी लिखे हैं। मेरी राय में जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करने में कोई हर्जा नहीं है। हर एक स्टूडेंट को, हर एक सिटीजन को ये पता होना चाहिए, और वैसे तो पता है ही है, सिटीजन्स को तो पता है ही है, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि भाई जुडिशरी की ये प्रॉब्लम्स हैं कि तारीख पर तारीख लगती रहती है, केसेस जल्दी डिसाइड नहीं होते, करप्शन भी काफ़ी हो गया है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरी राय में इसमें कोई हर्जा नहीं था, इतना ज़्यादा इसमें हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। और जितना आप हंगामा खड़ा करेंगे उतना ही लोगों के सामने और ये मैसेज जाएगा। जिस तरह जी। से जस्टिस गोगोई ने, जब उनका वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया था और एफिडेविट उस लेडी ने दिया था, और उसको 4 छोटे छोटे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिश किया था उस लेडी के एफिडेविट को, उस पर गोगोई साहब ने सैटरडे को एक स्पेशल बेंच बना दी, लिख दिया कि suo moto in re matter of great public importance involving the independence of the judiciary। अगर वो ना बनाते तो मेन स्ट्रीम मीडिया शायद स्टोरी को नहीं उठाता, सही बात लेकिन है। उन्होंने बना दिया तो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया ने कैरी किया, सारा जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट लोगों को पता लग गया। अब आप इस तरह के मुद्दों को आप उठाएंगे तो जाहिर है कि उसकी चर्चा सब जगह होगी, सारी मीडिया में होगी, जो कि हो गई। हो तो गई, सही बात। जिसको नहीं भी पता था कि जुडिशरी में करप्शन है, वैसे तो करीब करीब सबको पता है। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया था 2007 में, उसमें यही आया था उभर कर कि 70% सिटीजन से दैट यस जुडिशरी इज करप्ट। ज्यादातर लोगों को पता है ये बात, ये किससे छुपी हुई है ये बात। और जब जब एक जज के यहाँ से करोड़ों रुपए के नोट
जले हुए नोट मिलते हैं। अब हाँ हाँ ये भी तो खबर। हाँ हाँ, मतलब देखिए, जुडिशल करप्शन को बहुत दबाया गया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी यूज करके उसको दबाया गया है। जुडिशल करप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले उसको, जी। लेकिन फिर भी सबको पता है, जो आदमी भी कोर्ट जाता है सबको पता है कि भाई करप्शन बहुत है जुडिशरी में। सर, अंत में मैं एक और सवाल यानी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये जो इजराइल की यात्रा रही विश्व गुरु की, और तुरंत युद्ध शुरू हो गया, अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण कर दिया ईरान पर। और वैसे तो ट्रंप साहब ने 5 दिन में खत्म करना था, वो खेल खत्म करना था, मगर आज तो ईरान ने ऊपर से कहा है कि हम तो 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये युद्ध के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अमेरिका और इजराइल ने बिल्कुल इलीगल हमला कर दिया हमारे ये ईरान के ऊपर। और ईरान तो ब्रिक्स का एक हिस्सा रहा है और भारत भी ब्रिक्स का एक हिस्सा है, संस्थापक लेकिन सदस्य। हाँ, लेकिन फिर भी बजाय इसके कि हम अमेरिकन और इजरायली बिल्कुल गैर इलीगल हमले की हम निंदा करें, बजाय उसके मोदी साहब, ऑब्वियसली ये पता था कि हमला होने वाला है, फिर भी 2 दिन पहले उसके मोदी वहां इजराइल चले जाते हैं और खूब इजराइल की तारीफ करते हैं और वहां उनको मेडल वेडल दिया जाता है। नेतन्याहू उनको मेडल कोई देता है और उसके बाद अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है उसके सामने आप बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं जी। कि भाई जो जो वो बोले जी हुजूर, जो वो बोले जी हुजूर। तो आप ब्रिक्स के हिस्सा क्यों हैं? राइट। तो और आप जाइए। ट्रंप ने तो कहा था, उनके मुंह पर कहा था कि ब्रिक्स इज डेड, और वो बोल नहीं पाए थे। हाँ, और अब तो यजमान है इस बार। मतलब पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बहुत थू थू हो रही है, हिंदुस्तान का मजाक उड़ रहा है, और ये सिर्फ मोदी की वजह से, जो किसी वजह से इजराइल और अमेरिका के कब्जे में है। इनकी हिम्मत ही नहीं है कुछ इजराइल या अमेरिका के खिलाफ बोलने। सही बात है, सही बात है। सर, आप हमारे साथ आज जुड़े, और हमेशा की तरह आप खुलकर बोलते हैं, और उसके दुष्परिणाम भी आप भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे ख्याल से जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं आज तक, वो सब आपके साथ हमेशा हैं। हम भी आपके साथ इस जंग में हैं, क्योंकि इस देश का संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हालांकि अब वो डोसाइल हो गई है, ये तो अब दिखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मोदी जी की स्तुति करने लगे हैं। ये हमने देखा, और उनको तुरंत उसका सरपाव भी मिल जाता है, उसका इल्काब भी मिल जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। थैंक यू नमस्कार। थैंक यू थैंक यू नमस्कार। डॉक्टर।